अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 20 सितंबर 2025 को पाकिस्तान में मिशन नूर को नाकाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जानशीनों ने जो गंदी और घटिया सियासत और साजिश की, उसे देख के मुझे एक 1976 की बहुत पुरानी बरतानवी फ़िल्म याद आती है, जिसका टाइटल था द ईगल हैज़ लैंडेड। ये बड़ी खूबसूरत सेकंड वर्ल्ड वॉर की फ़िल्म है। जो लोग जंग की फ़िल्में देखना चाहते हैं, आप में से अक्सर लोगों ने इसे देखा होगा। अगर आपने इसे नहीं देखा तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसको 2-3 दफ़ा देखा है और हर दफ़ा इसे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें एक जर्मन एलीट कमांडो यूनिट जो है, वो एक बर्तानिया के साहिल पे एक छोटे से गाँव के अंदर लैंड करता है। अमेरिकन सोल्जर्स के ड्रेस के अंदर, अमेरिकन फ़ौज की शक्ल में, अमेरिकन यूनिफ़ॉर्म उन्होंने पहना होता है। उनका मिशन होता है कि उन्होंने बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल को कत्ल करना होता है। और वो एक छोटे से बरतानवी टाउन में अमेरिकन सोल्जर्स बन के कब्जा कर लेते हैं। सब चीज़ें उनकी बिल्कुल ठीक जा रही होती हैं। उन्होंने ऊपर अमेरिकन यूनिफ़ॉर्म पहना होता है, नीचे उनके जर्मन इंसिग्निया होते हैं। जब एक छोटे से बच्चे की जान बचाते हुए एक जर्मन सोल्जर जो है, उसका यूनिफ़ॉर्म नीचे से एक्सपोज़ हो जाता है। जब उसका यूनिफ़ॉर्म एक्सपोज़ होता है, तो माइकल केन जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं जर्मन कमांडो यूनिट का, वो अपने ट्रूप्स को कहते हैं, अपने कमांडोज़ को कहते हैं कि अब हम एक्सपोज़ हो गए हैं। वो अपना ऊपर से अमेरिकन यूनिफ़ॉर्म उतारें और नीचे से उनका जर्मन यूनिफ़ॉर्म जो है वो निकल आता है। बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। यही हुआ आईएसआई के और पाकिस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असासे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर छुपा के रखे हुए थे। कुछ तो हमें अंदाज़ा था उनका, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब सहाफ़ी जर्नलिस्ट होते हैं तो आपने भरम भी रखना होता है, लोगों का अंदाज़ा भी होता है, लेकिन कुछ का वाक़ई लोगों को अंदाज़ा नहीं था। वो इन्होंने 20 सितंबर को बहुत बुरी तरह से नंगे किए, जब इन्होंने मिशन नूर को इतने ये परेशान हो गए, जैसा कि यूरोप में एक पाकिस्तानी व्लॉगर और ब्लॉगर हैं जनाब वक़ार मलिक साहब, उन्होंने उस पे ट्वीट किया है कि आप ये देखिए कि ये हुक्म अज़ां से इतने परेशान हुए कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अपने छुपे हुए जो असासे थे, उन्हें इन्होंने नंगा कर दिया। अब मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने देखा कि अवाम ने उस पे ऐसा एक शदीद रिएक्शन किया, रद्द-ए-अमल किया कि इन्हें बाद में रीट्वीट भी करते रहे, अज़ानें भी देते रहे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहरहाल एक्सपोज़ हो गए। असल हकीकत क्या थी मिशन नूर की? कनाडा के अंदर अहमद अली खान, जो फिज़िशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिज़नेसमैन हैं, बहुत एक्टिव हैं। ये उन्हीं का बुनियादी तौर पे आइडिया था, और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आइडिया नहीं था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे कबूल कर लिया, इसका हिस्सा बन गई, और उसकी पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ, बल्कि नुकसानात हैं। बहरहाल बावजूद इस साज़िश के कि इसे कादियानियत के साथ, ये अहमदियों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लाखों लोगों ने अज़ानें दी। अगर ट्विटर पे, जो मैं हर इंडिविजुअल अज़ान की बात नहीं कर रहा, जो इसमें एक पूरे शहर का सीन है, आप देख सकते हैं कि कैसे अज़ान रात के 9 बजे 20 सितंबर को गूंज रही है। उससे अंदाज़ा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की साज़िश जो है, ये बहुत हद तक जो है वो नाकाम हो गई। अब मैंने सुना है कि शेख वक्कास ने ये कहा है कि हर दिन 20 सितंबर ही नहीं, हर दिन अज़ान दी जाएगी। मेरा ख़्याल है कि गलत आइडिया है, फॉर 2 रीज़न। पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं डिसेंसिटाइज़ेशन। जब आप एक चीज़ को ओवर यूज़ करते हैं, तो इंसान का ज़हन उससे डिसेंसिटाइज़ हो जाता है। इसलिए इसको बार-बार नहीं करना चाहिए, इस इनिशिएटिव को। इसको आपने एक पॉइंट प्रूव करना था, वो आपने प्रूव किया। इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका हिस्सा बनना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर अहमद अली खान जो है, उनका शुरू में भी ये था, उनका कहना ये था, उनके ट्विटर हैंडल पे अगर आप चले जाएँ, कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इनिशिएटिव नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस किस्म के इनिशिएटिव का हिस्सा बन किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने में नुकसान ये होता है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खासी नाज़ुक किस्म की और कमज़ोर है, जो उसकी प्रेज़ेंट लीडरशिप है, और कंपनी साहब बहादुर जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर ही चलता है, अवाम पे शायद इतना नहीं चलता। तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकारी तौर पे, सियासी तौर पे किसी चीज़ का हिस्सा बनती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड पेनिट्रेट है, वो बढ़ जाती है। तो अगर इससे अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दूर ही रहे। आगे चलते हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर एक बड़ी दिल खराश, हिला देने वाली तस्वीर देखी, जिसमें मोहम्मद कासिम खोखर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक नौजवान एक्टिविस्ट, जिन्हें मे 9 के केसेस में सज़ा सुनाई गई, उनकी वहाँ जेल में रहलत हो गई। उनकी वालिदा जो हैं, मोहम्मद कासिम खोखर की लाश के साथ बिलख-बिलख के, सिसकियाँ ले के रो रही हैं। ये मैंने तस्वीर जब देखी, उसका मंज़रनामा मैंने देखा, तो बहुत पुराना, मुझे किसी उर्दू के शायर के, मुझे वो जुमले, मुझे वो मिसरे याद आए, जिन्होंने कहा था, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है। 9 मई, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा इस्तदलाल और मेरा एनालिसिस बड़ा क्लियर है
کہ کچھ انتہائی سفاک ظالم طاقتور اشخاص نے اور خاندانوں نے 9 مئی 2023 کی سازش کی، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کو اس میں انوالو کیا گیا، اداروں کے خلاف یہ سازش کی، پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن، پاکستان کا میڈیا، رول آف لا اور عدالتوں کے خلاف یہ سازش کی گئی، جس میں بے تحاشا لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ اس تصویر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 7ویں ایسی رحلت ہے۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نوجوان لوگ ہیں، جیل میں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں، یہ 7واں نوجوان جو ہے اس کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، در حقیقت جو اصلی سازش ہے وہ نہیں جو عدالت کے کاغذوں میں لکھا ہے۔ جو اس کی اصلی سازش کرنے والے ہیں مئی 9 کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی وقت پہ خدا کی بڑی سخت ان کی پکڑ ہوگی۔ میں بھی اسی اسٹیج پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ میں نے ایک دن پہلے انگریزی کے چینل جو ہے آئیکونوکلاسٹ، اس پہ میں نے جنرل طارق خان صاحب کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی سبسٹینٹیو ڈسکشن کی۔ اس سبسٹینٹیو ڈسکشن کا بہت ہیوج فیڈ بیک ہے۔ بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ جنرل طارق خان نے جس طرح سے انالیسس دیا اس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ تاہم کچھ کریٹیکل فیڈ بیک بھی ہے، بہت سا کریٹیکل فیڈ بیک بھی ہے۔ اس میں سے ایک پوائنٹ کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنرل طارق خان صاحب نے یہ کہا کہ 2015 میں جب پارلیمنٹ میں چلا گیا تھا مسئلہ یمن کی جنگ کا اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کو نہیں بھیجا گیا تھا سعودی عرب میں، جنرل طارق خان صاحب نے وہاں یہ ایکسپلین کیا کہ یہ راحیل شریف صاحب جو ہیں یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، بیکاز راحیل شریف صاحب تو محض اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے۔ اس پہ خاصی ریزسٹنس ہے لوگوں کا، سول سائڈ سے بھی، ملٹری سائڈ سے بھی، کہ بات اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ گیا ہی اس لیے تھا کہ GHQ چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ کا سہارا لے کر سعودی عرب کو انکار کر دیا جائے، اور یہ ان کی مرضی منشا سے وہاں پہ کیا تھا۔ اس میں کچھ بہت انٹرسٹنگ سورسز یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی راحیل شریف صاحب سے، تو راحیل شریف صاحب اور ان کے باقی رفقۂ کار جو ٹاپ جنرلز تھے وہ شروع میں کنونس ہو گئے تھے، ان کا ایگریمنٹ تھا کہ پاکستانی فوج کو سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے 2015 میں یمن بھیج دیا جائے۔ لیکن اس وقت ایک نسبتاً جونیئر جنرل جو DGMO تھے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن، جناب عامر ریاض صاحب، آئی ایم سوری فار فرگیٹنگ ہز نیم، جنرل عامر ریاض جو ہیں انہوں نے اس میں پوزیشن لی اور انہوں نے باقی سینئر جنرلز کے سامنے اپنی ایک پریزنٹیشن رکھی اعداد و شمار کی، اسٹیٹسٹکس کی، جس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں پاکستانی فورسز کو مڈل ایسٹ کے اس کانفلکٹ میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور ان کا جو یہ انالیسس تھا اس نے پریویل کیا، اور پھر جنرل اشفاق ندیم جو CGS بھی رہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنرل اشفاق ندیم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے کہ 2013 کے اندر در حقیقت ان کو آرمی چیف بننا چاہیے تھا، راحیل شریف صاحب کو نہیں بننا چاہیے تھا، ان کی رحلت ہو چکی ہے، وفات پا چکے ہیں۔ جنرل اشفاق ندیم جو تھے انہیں سعودی عرب بھیجا گیا، سعودیز کو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، ریفیوزل جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اور پارلیمنٹ میں تو صورتحال یہ تھی، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ عمران خان نے اسٹینڈ لیا تھا۔ عمران خان کے پاس تو 30-31 سیٹیں تھیں، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی استعمال کیا گیا، ANP کو بھی استعمال کیا گیا، PTI کو بھی استعمال کیا گیا، اور 4 یا 5 دن تک ڈیبیٹ کر کے مسلسل سعودی عرب کو رگڑا گیا۔ اتنا رگڑا گیا کہ سعودی ایمبیسی جو ہے وہ بہت زیادہ بھرم تھی۔ سعودی اور پاکستان تعلقات میں ایک خاصا وہاں پہ ایک ڈسرپشن سی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ بعد میں بھائی لوگوں کو بڑی معافیاں مانگنی پڑی سعودی عرب سے۔ ظاہر ہے کہ سعودیز اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ پارلیمنٹ میں، اور ظاہر نواز شریف صاحب نے بتا بھی دیا ہوگا کہ میری مرضی منشا نہیں تھی، پر یہ فیکٹ تھا جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا۔ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دی، اور ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، پھر بات کروں گا اس کے بعد۔ اب امریکہ کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے پاکستان میں بہت زیادہ خوشیاں جو ہیں وہ منائی جا رہی ہیں، لیکن یہ بالکل غلط خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ دس از لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈائنامکس کہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشن جب ہوا امریکہ کا تو اس کے فوراً بعد میں نے یہ اپنا ایک انالیسس پریزنٹ کیا تھا کہ جس طرح سے میک امریکہ گریٹ اگین کمپین کے جو مین پروپوننٹس ہیں، بولنے والے ہیں، وہ H1B اور ہندوستان کی جس طرح سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 71% یا 72% ویزا جو ہے H1B کے تحت وہ ہندوستان نے استعمال کیا ہے، اور ایک سنگل کنٹری ڈومینیشن ہے، ابیوز کیا گیا ہے اس فیسلٹی کو، یہاں پہ ایک سازش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ظاہر امپلیکیشنز ہوں گی۔ جب میں نے یہ شروع میں کہا تو بہت سے میں نے دیکھا کہ ہندوستانی لوگوں کے کامنٹس یہ تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں تو میں اس وجہ سے میرا ایک تعصب ہے، میرا ایک باعث ہے جس وجہ سے میں نے کیا تھا، لیکن میں پہلے ایک انالسٹ ہوں، پھر کچھ اور ہوں۔ میرا انالیسس بالکل ٹھیک تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بننے والا ہے، اور میں نے بعد میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب جمعے کے دن میں
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया, जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कंपनीज को कि जो भी कंपनी H1B पे अमेरिका के बाहर से लोगों को इंपोर्ट करेगी, वो सालाना 3 साल के लिए हर साल $1 लाख की फ़ी देगी। इससे पहले ये है कि लॉटरी में अगर आप निकलते थे तो मेरे ख्याल $500 की फ़ीस थी लॉटरी में जाने के लिए। उसके बाद वीज़ा जो था उसकी फ़ीस शायद 5-6 हज़ार या कुछ इस तरह से थी। अब उसे बढ़ा के 20 गुना बढ़ा दिया गया, $100,000। इसका जो मेन सेटबैक है वो हिंदुस्तान को होगा, IT इंडस्ट्री को होगा, लेकिन हिंदुस्तान को होगा बिकॉज बहुत बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स वहाँ से आते थे। और फीलिंग ये ग्रो कर गई है कि अमेरिकन जो ग्रेजुएट्स हैं, अमेरिकन कंपनीज को उनका हक मारा जा रहा था। इसी तरह से अमेरिकन जो हैं प्रोफेशनल्स वो ये कहते थे कि ये सैलरीज को कंट्रोल करने की कोशिश है, बाहर से लोगों को ले आते हैं, उनको कम सैलरीज जो है आप देते हैं। तो अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वैसे तो IT कंपनीज नेगोशिएट करेंगी। अभी उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया है और इसमें जो मेन कंपनीज हिट हो रही हैं उसमें अमेजॉन है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें गूगल है, उसमें मेटा है और भी बहुत सी कंपनीज हैं। और इन्होंने सब ने एक एडवाइजरीज इशू की हैं लोगों को कि अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो सैटरडे की रात तक, जो अब रात होने वाली है, वापस अमेरिका पहुँचें, अमेरिका से बाहर ना जाएँ, ट्रैवल बिल्कुल ना करें। और ये कंपनीज डेफिनेटली तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट करेंगी और ये $100,000 नहीं रहेगी, फीस जो है वो कम हो जाएगी। बट द डाई हैज़ बीन कास्ट और अब हिंदुस्तान जो है उसके और अमेरिका के दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुश्किलात हैं वो चलती रहेंगी। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में, मतलब सिर्फ 6 महीने पहले नहीं, मैंने उससे पहले भी, जब से मैंने वीलॉग करना शुरू किया, बल्कि जब TV प्रोग्राम भी करता था, तो मैंने कई दफ़ा इस चीज़ की निशानदेही की कि हिंदुस्तान को अमेरिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक पजीराई है और जो एक्सेस है वो इस वजह से नहीं है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत कॉम्पिटेंट है या हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स जो हैं वो दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के हैं, दुनिया में कहीं और इस किस्म के प्रोफेशनल्स नहीं पाए जाते। ये वही चीज़ है जिसको मैं गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में असे राहे मजाक मैंने ये कहा कि हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि उनके 56 क्रोमोसोम्स हैं, 56 क्रोमोसोम्स हैं, पाकिस्तानियों के 46 या 36 जो हैं वो होते हैं। याद रहे कि आम आदमी के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 46 ही होते हैं क्रोमोसोम्स। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के 36 हैं और हमारे 56 हैं। तो मामला जो है वो इस किस्म का नहीं है। मामला ये है कि अमेरिका ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स में हिंदुस्तान को कल्टिवेट किया, उनको एनकरेज किया, इकोनॉमिकली एनकरेज किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से एनकरेज किया, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के बहुत से एग्रीमेंट्स उनके साथ किए, मार्केट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की और हर तरह से हिंदुस्तान को चीन के बराबर ला खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेगा कैंपेन जो है उसके अंदर ये फीलिंग है कि हिंदुस्तान जो है उसने गुज़िश्ता 20-25 बरस से अपने आप को, कम से कम 25-27 बरस से, वो हिंदुस्तान जो है वो एक फ्री राइडर है और वो एक फ्री राइड कर रहे हैं। हमें उनको सब कुछ दे दिया। इवन हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वहाँ पे जब भी कोई इंटेलिजेंट आदमी को दिखाना होता है जो गोरा नहीं है, जिसका सफ़ेद चेहरा नहीं है, तो उसमें हिंदुस्तानी ब्राउन फेस जो है वो लाया जाता है। खा वो डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, साइंटिस्ट हो, फिजिक्स, न्यूक्लियर हो, कुछ भी हो, IT का एक्सपर्ट है, हिंदुस्तानी चेहरा। तो इस तरह से उसको इनकरेजमेंट दी गई है। लेकिन ये इनकरेजमेंट जो थी ये प्योरली मेरिट के ऊपर नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन सिस्टम ने ग्रो भी बहुत किया है, लेकिन ये जो अमेरिका के अंदर पजीराई थी ये मेरिट पे टोटली नहीं थी, इसके अंदर पॉलिटिकल कंसिडरेशन थी। और अब मेरा इस एनालिसिस ये कहता है कि हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स को और अच्छा, पाकिस्तान में लोग खामखा खुशियाँ मना रहे हैं। असल हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका के तूलो अर्ज़ में, मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं देख रहा हूँ कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एक्साइज जो है वो मुसलसल छापे मार रही है मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कंपनीज़ के अंदर। आप सब उससे वाकिफ़ हैं। और पहले इनका हदफ सिर्फ हिस्पैनिक्स थे, अब उसके हदफ में सारी नेशनलिटीज़ आ रही हैं। अब हिंदुस्तानी भी उसके बहुत ज़्यादा उसकी स्टोरीज़ आ रही हैं। बहुत जल्दी पाकिस्तानी भी इसके हदफ में होंगे। ये चीज़ कोई पाकिस्तान में जिस तरह से बाज़ लोग इसकी खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ मनाने वाली सिचुएशन नहीं है। ये दर हकीकत इत्तेहाद की ज़रूरत है कि जिसको बात मेरी समझ आ जाए उसका बड़ा भला, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। हिंदुस्तानी 5.5 मिलियन है अमेरिका में, पाकिस्तानी तकरीबन मिलियन है, बांग्लादेशी 500,000 है, बाकी नेशनलिटीज़ पाई जाती हैं। अगर हिंदुस्तानी जो हैं वो ग्लोबल साउथ को एक लीडरशिप प्रोवाइड करें और अपने उस सेल्फ इमेज में से निकलें, जिस तरह से वो अपने आप को बाकी सबसे मुख्तलिफ समझने लग गए हैं कि हम एक स्पेशल वक्री किस्म की टाइप हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, जीनियसेस हैं, और इस रेजिस्टेंस को लीड करें जिसकी आने वाले वक्तों में बड़ी ज़रूरत है। मैं आने वाले वक्तों में जो ब्राउन कलर्ड इमिग्रेंट्स हैं जहाँ से भी आए हैं दुनिया में, हम सारे ही मतलब उसी खाते में आते हैं, रंग हमारा कितना ही साफ़ क्यों ना हो। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेशनैलिटीज़ को इकट्ठे होके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती। थैंक यू।